आइए सीधे हम आपको लोकसभा लिए चलते हैं। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा रही है। Consideration and passing of the appropriation number 3 bill 2023, discussion and voting of on the demands for excess grants for the year 2021 and introduction, consideration and passing of the related appropriation number 4 bill 2023 and third, consideration and passing of the post office bill 2023. Consideration and passing of the following bills: नंबर 1 भारतीय न्याय संहिता 2023, नंबर 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, नंबर 4 द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आप सुन रहे थे किस तरीके से जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है वो पेश की जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या उनकी सांसदी जाएगी। गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। कैश फॉर क्वेरी का यह मामला है, यानी उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। यह बहुत ही गंभीर आरोप उन पर लगा और इसी मामले में जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट आज रखी जा रही है। इस रिपोर्ट में क्या है यह देखना अहम होगा, क्योंकि तमाम तरह की जो जानकारियां मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। इस पूरे मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश होनी है और उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं आज किस तरीके की गर्मा गर्मी वहां पर नजर आ रही है। हमने आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाई, वहां पर आप सुन रहे थे किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, शोर शराबा जारी है। तो महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई है। यह एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, यानी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई। हालांकि महुआ मोइत्रा ने भी इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए। किस तरीके का पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था वो भी आपने देखा था, जब वो लोग टीएमसी के और बाकी सांसद भी हल्ला हंगामा करते हुए बाहर चले आए थे, जब उनसे पूछताछ की जा रही थी एथिक्स कमेटी के लोगों के द्वारा। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित की गई है। आपको बता दें कि आज दिन में 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, दोबारा अभी शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें क्या है यह देखना बड़ा अहम होगा। और फिलहाल अभी की ताजा जानकारी हम आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित, यानी आज दूसरी बार ये लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। आज पहली बार जब हुई थी स्थगित, तब दोपहर 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, तय किया गया था कि दोबारा संसद की बैठक होगी, लेकिन एक बार फिर से वैसी तस्वीर नजर आई। जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ, नारेबाजी हो रही थी और ऐसे में एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए, आज दिन के 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई। महुआ मोइत्रा का क्या होगा, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रहेगी या जाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैश फॉर क्वेरी का आरोप, महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी क्या मिल रही है इस रिपोर्ट में, क्या है इस बाबत तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कब तक रिपोर्ट रख दी जाएगी सदन के पटल पर? देखिए, जैसे ही एथिक्स कमेटी की बात सामने आई, जैसे ही मामला रखा जाने लगा, हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से अभी फिलहाल संसद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब ये माना जा रहा है कि 2 बजे जब संसद फिर से शुरू होगी तो रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में जो हमारी जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो थोड़ी पता चल रहा है कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि वो जिस समय संसद में भी मौजूद थी, तब उस समय भी उनका जो लॉगिन ID था वो ऑपरेट किया जा रहा था दुबई से। और भी कई ऐसे गंभीर आरोप हैं कि उन पर जो है बिना सरकार को बताए, बिना देश की संसद को बताए विदेश यात्रा में जाने का आरोप है। और उस समय जो टिकट लिया गया वो भी किसी और के खाते से पेमेंट हुआ, तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का तमाम ऐसे मामले हैं जो उन पर, जिन पर सीधे तौर पर प्रिविलेज का मामला बनता है। तो ऐसे में आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट रख रही है। अभी फिलहाल संसद स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए। 2 बजे जब फिर से सदन बैठेगी तो उस समय इसको फिर से रखा जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय महुआ मोइत्रा पे चूंकि मामला बहुत गंभीर है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके सस्पेंशन की मांग की है। इस पूरे मसले पर लोकसभा अध्यक्ष को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद ये एथिक्स कमेटी को जांच गई। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। अब देखना ये होगा कि एक्चुअल में उस रिपोर्ट में क्या रहता है और एथिक्स कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात हो। 2 बजे के बाद तस्वीर चलिए तो नजर बनाकर रखिए नीरज पांडे आप। जैसे ही कुछ अपडेट हो, कोई जानकारी आपको अंदर खाने से वहां से मिलती हो, हमें बताइएगा। दर्शकों तक वो पूरी जानकारियां पहुंचाएंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में
कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अक्कू श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं, कुर्बान अली जी मेरे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अक्कू जी, आप ही से बातचीत की शुरुआत इसी मसले पर, जितना गंभीर यह मामला दिख रहा है और अब तक की जो जानकारी सभी के सामने आई है, क्या यह माना जाए कि महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता है वो जा रही है? बिल्कुल सही है। महुआ मोइत्रा तो गयो वाली अंदाज में स्थिति में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद जो 23-24 इस समय वो हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी उनके साथ में हैं, और बाकी जो हालात हुए हैं, क्योंकि 2005 का भी अगर आप मामला देखेंगे तो उसमें भी इतनी तेज़ी नहीं हुई थी। यहाँ 50-55 दिनों में ये सब प्रक्रिया हुई, काम हुआ, और उसके बाद जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, विपक्षी सांसदों को जो खबरें मिल रही हैं, जो एटीट्यूड रहा है समिति का, एथिक्स कमेटी का, उससे साफ लग रहा है कि महुआ मोइत्रा का अब लोकसभा में रहना शायद मुश्किल होगा। और इसीलिए वो कह रही हैं, और टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि महाभारत का रण होगा, और इसी रण की तैयारी में वो लोग लगे हैं। लेकिन नहीं, रण तो आप सही कह रहे हो, तो काफी दिनों से कह रहे हैं रामकृपाल जी। और आज उनसे जब सवाल जवाब पूछा गया, संसद के बाहर कुछ पत्रकार मौजूद थे, तो उन्होंने वो बहुत मशहूर पंक्तियां है ना रामधारी सिंह दिनकर की, जो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, उसका उल्लेख कर रही थी। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि ठीक है, ये आप बीजेपी के लोगों के लिए कह सकते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए, लेकिन टीएमसी भी तो बहुत मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी नजर नहीं आई। सुनवा देते हैं दर्शकों को महुआ मोइत्रा ने क्या कहा आज। क्या लग रहा है आपको? की खुशी लग रही है कि एकदम होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो भगवान कृष्ण जब संदेशवाहक बनकर गए थे और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई थी, उस दौरान का पूरा प्रसंग इसमें है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो ये जो चीजें नजर आ रही हैं, जो पंक्तियों के माध्यम से रामकृपाल जी कहना चाह रही हैं, यही स्थिति है क्या, वस्तुस्थिति है क्या? अखिलेश जी, देखिए जो तथ्य हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो फैक्ट्स उभर के आ रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ बयान करते हैं। 2005 में जिस चैनल ने ये सब उजागर किया था, मैं उसी चैनल में था, और सब कुछ, वो मामला बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था। हालांकि 11 सांसद उसमें हुए थे, लेकिन बात इतनी थी कि पैसा लेकर सवाल पूछा गया था। पैसा हो या सुविधा हो, आईपीसी की धारा में अगर 420 है तो उसके लिए नहीं है कि आप 10 रुपया गबन किए हैं या 10 करोड़ गबन किए हैं। सवाल इस बात का है, जो तथ्य हैं, जैसा आपके संवाददाता ने खुद अभी बताया था, वो देखिए वो बहुत गंभीर हैं। और ये सब जो बात अभी जितने भी तथ्य आए हैं, तो वो तो उसमें तो कोई विचार नहीं है ना, कोई चीज़। जब फैक्ट्स है, अगर वो पार्लियामेंट के नियमों, कानूनों, इथिक्स, परंपरा इसके खिलाफ है, तो चूंकि ऐसा एक बार ज्वाइंट सेशन बुला करके 11 को निकाला गया था, चूंकि उसमें राज्यसभा के भी थे, लोकसभा के भी थे जी। तो मुझे नहीं, आप स्टिंग ऑपरेशन वाला जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वही एक ही बार तो हुआ है ऐसा 2005 में, उसके पहले का कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलती है कि किसी सांसद को पैसा या कोई चीज़ ले करके, मतलब फेवर ले करके कोई, यहाँ तो मामला बिल्कुल उससे आगे है। दुबई से बैठ करके उस समय अगर सवाल कोई भेज रहा है, और जैसा कि यहाँ तो जिस पर नाम आया था उसने खुद स्वीकार किया है, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, तो नंदानी, मतलब हीरा नंदानी के जो बेटे हैं, उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने दिया है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं से ये स्वीकार किया है कि हाँ हमने गिफ्ट ली है। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कुर्बान अली जी, कि जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, संवाददाता, कि जब वो लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रही थी, उस दौरान भी कोई लॉगिन उनका ऑपरेट कर रहा था, वो तमाम चीजें हैं। क्या यही सारी वजह है कि टीएमसी भी बहुत मजबूती के साथ महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी नजर नहीं आ रही इस मसले पर? अगर नहीं नजर आती तो उनके सांसद उसके पक्ष में हंगामा नहीं कर रहे होते। नहीं, हंगामा कर रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके की एक आक्रामकता होनी चाहिए थी, जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो चीज मिसिंग है। मेरा ये मानना है कि अगर महुआ मोइत्रा ने कोई गलत काम किया है तो उसे सज़ा ज़रूर दी जाए, लेकिन जो सज़ा का तरीक़ा है, क्या ये एथिक्स कमेटी के दायरे में आता है?
और अगर नहीं आता तो प्रिविलेज कमेटी में क्यों नहीं गया ये मामला। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स ए फॉरगॉन कंक्लूजन। अक्कू श्रीवास्तव साहब ने बहुत माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद उनकी सदस्यता चली जाए। मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सदस्यता जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया, और आज तक किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की कभी भी प्रेस में रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ये पहली बार हमने देखने को मिला कि मिनट टू मिनट ब्रीफिंग हो रही थी उस कमेटी की, दोनों तरफ से, जो एक्यूज थे उनकी तरफ से भी और जो उनके ऊपर फैसला लेने वाले थे उनकी तरफ से भी। तो सवाल ये है कि देखिए, भ्रष्टाचार के तो बहुत सारे केसेस हैं और वो रूलिंग पार्टी पे भी हैं, अपोजिशन पे भी हैं, लेकिन क्या सही तरीका अपनाया जा रहा है उसको रोकने के लिए? या अगर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस पर आप किसी सदस्य की सदस्यता रद्द कर देंगे तो ये एक गलत नज़ीर होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और न सिर्फ सदन में और जो बात बाहर भी। कुर्बान अली जी कह रहे हैं, दरअसल विपक्ष की तरफ से भी राकेश जी यही बात कही जा रही है। है एक सेकंड मुझे और दे दीजिए अखिलेश, एक सेकंड हाँ, बस मैं इतना कि इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द की गई थी प्रिविलेज कमेटी की तरफ से, और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा हो। ठीक है राकेश जी, जल्दी से। हाँ, मेरा मानना ये है कि ये 5-10 हज़ार रुपए का मामला नहीं है जो 2005 का रामकृपाल जी ने उल्लेख किया। ये मामला है दो उद्योगपतियों के बीच का माध्यम बनने का। तो हीरानंदानी जी और अडानी जी के बीच की जो प्रतिद्वंद्विता है उसके लिए महुआ मोइत्रा जी बीच में फंस गई, और बीच में फंसने के कारण ही ये स्थितियों में पहुंची है। अब निशिकांत दुबे जी ने जो फैक्ट प्रस्तुत किया है उसके बाद महुआ मोइत्रा जी ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, उनका मेल उपयोग हुआ है और उसको कोई दूसरा भी खोला है। अब विनोद सोनकर कमेटी की तरफ से जो आज रिपोर्ट पेश की गई है, जिस तरीके के अभी संकेत मिले हैं, तो अक्कू जी ने जो कहा उससे हमें लगता है कि प्रथम दृष्टा महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता उनको अयोग्य घोषित करने। ठीक है, मैं इस पर आगे फिर बात करूंगा। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आपको बता दें, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से दोपहर 2 बजे शुरू होगी, तब क्या होगा यह देखना बड़ा अहम होगा। हल्ला हंगामा जबरदस्त हो रहा था, ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन रामकृपाल जी, मेरा सवाल एक ये है, इतनी तत्परता इस मामले में नतीजे तक पहुंचने के लिए एथिक्स कमेटी की, और दूसरी बात, सभी को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ऐसे में ये एक्शन अगर लिया जा रहा है तो क्या संकेतों के जरिए कुछ खास बताने का प्रयास? देखिए, मामला एक्चुअली ऐसा है कि बात ओपन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पार्लियामेंट इस पे चुप हो जाए, उसको एक्शन लेना पड़ेगा जो भी नियमानुसार है। दूसरी तरफ में देखिए आप, ये जब घटना हुई थी, सारी चीज़ें जब सामने आ गई, बहुत दिनों तक ममता बनर्जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बाद में जब लगा कि अब तो 3-4 महीने हैं ये सेशन, मतलब अब तो ये पार्लियामेंट का जो पूरी हो रही है इसकी उम्र, तो हो सकता है आखिरी सत्र हो। अब ये लेखा जोखा ये लिया गया है कि एक अगर इसको निकाला जाता है, इनको महुआ जी को, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका मिल जाएगा। इसलिए देखा होगा आपने कि शुरू में नहीं, बाद में इनको महुआ जी को कहीं वहाँ जो एक ब्रेक ले जिला प्रभारी बनाया गया, आगे रखिएगा, पूरी बात रख दीजिएगा। अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित कर रहे हैं। वासी की जिम्मेदारी है, इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमी पॉलिसीज, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है।
उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। साथियों, पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है।
यहाँ नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहाँ योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। साथियों, बदलते हुए समय में आज भारत में भी परिवर्तन की एक तेज हवा चल रही है। बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी है। अब वो उन सारी मुसीबतों से निकल करके सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आज भारत के भीतर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आज न्यू मिडिल क्लास है जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर, अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को
हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट्स पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो। हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। इस दौरान कई महत्वपूर्ण
बातें उन्होंने कही हैं, उस पर भी आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। और अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 राज्यों में कल विधायक दल की बैठक होगी। कल पहुंचेंगे तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक। आज अब से थोड़ी देर पहले ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कल सीएम के नाम का ऐलान संभव है और अमित शाह का संबोधन हो रहा है कार्यक्रम में। सीधे आपको ही लिए चलते हैं। पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो, मेरे लिए सच अर्थ में विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के वर्ष में, इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत बहुत गौरव आनंद का विषय है। मैं स्वागत समिति का इसके लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये अधिवेशन 2 दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कि आप विद्यार्थी परिषद के अमृत वर्ष में एंटर होने वाला, प्रवेश करने वाला ये अधिवेशन है, और दूसरा ये अधिवेशन आजादी के अमृत काल में प्रवेश करने वाला भी अधिवेशन है। हमारे देश ने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। 75 वर्ष में देश ने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी प्रगति की। पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है, और इसके साथ साथ हमने हमारी संस्कृति को भी संभाला है, संजोया है, आगे बढ़ाया है और विश्व में गौरव दिलाने का प्रयास, सफल प्रयास किया है। और अब आने वाले 25 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल हैं। और मैं आज जब आप लोगों के सामने हूं, तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट, रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता भटकने। हर मौके पर विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर संघर्ष भी किया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी का छात्र संगठन है, उसके कार्यक्रम में अमित शाह का ये संबोधन आपने सुना। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पर्यवेक्षकों के नाम तय हो गए हैं 3 राज्यों के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मेरे साथ है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करने का काउंटडाउन जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी और कल ही पर्यवेक्षक इन राज्यों में पहुंचेंगे। तो कल सीएम का नाम तय हो सकता है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक तय नहीं। लेकिन खबर यह है, जो संकेतों में जानकारी हमें मिल रही है, कि कल यह नाम तय हो जाएगा। सीधे आइए मैं आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, तो क्या जानकारी है, कल मुख्यमंत्री कौन होगा पता चल जाएगा?
जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि कल विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। जो भी जिस राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया है वहां स्टेट में पहुंच जाएंगे और माना जा रहा है कल शाम तक ही विधायक दल की बैठक हो जाएगी। अब तक ऐसा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि जिस दिन विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में ही अनाउंस कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये मान के हम चल रहे हैं कि कल शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों के सरकार का मुखिया कौन होगा, कल शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हम अभी तक मान के चल रहे हैं कि कल शाम तक तीनों राज्यों को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ये अलग बात है कि जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो संडे तक भी खिंच सकती हैं या उसके आगे भी खिंच सकती हैं, लेकिन कल शाम तक तीनों राज्यों की विधायक दल की बैठक हो जाएगी और इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। चलिए नीरज, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कुछ और अपडेट के लिए। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करने के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए। राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे का नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा का नाम सामने आ चुका है। ये पर्यवेक्षक वहां पर होंगे। अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, जहां पर सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। यानी तय कल होने वाला है कि कल मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन तीनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए दुष्यंत गौतम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह कहा कि जल्द ही सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा और कल ही विधायक दल की बैठक हो सकती है। कल ही ये पर्यवेक्षक उन राज्यों में पहुंच जाएंगे और कल ही विधायक दल की बैठक होगी और वहां से यह साफ हो जाएगा कि उस राज्य का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के तौर पर। चुनावी नतीजे आए, 5 दिन का वक्त हो गया है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। आज आखिरकार पर्यवेक्षकों का नामों का ऐलान किया गया है और छत्तीसगढ़ में जो एक चेहरा है वो दुष्यंत गौतम जी का भी है। दुष्यंत जी, विपक्ष लगातार यही कह रहा था कि 5 दिन हो गए बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, जबकि बहुमत लेकर के आई है। विपक्ष को मालूम नहीं क्यों चिंता हो रही है, हमारे दल की चिंता, और उनको अपने दल की चिंता करनी चाहिए। जो 5 जगह में 4 जगह तो हार कर ही वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें हमारे बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम काम करते हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है चेहरा चुनने की। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सांसदों से भी रिजाइन करवाया गया है। अब वो क्योंकि विधायक चुने जा चुके हैं तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो वो तो विधायक हो गए। क्या सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, या कोई ऐसा नाम, क्योंकि नाम बहुत सारे चल रहे हैं, आपने भी मीडिया में देखे होंगे। देखो, ये अटकलें होती हैं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से आकलन करता है, लेकिन आकलन की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक ही है। वो है सभी विधायकों से राय ली जाएगी, जिन पे सहमति बनेगी उस राय को केंद्र को अवगत कराया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और जिस पर वो मोहर लगाएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके हेड है, तो वो सभी मिलकर घोषणा करते हैं, सभी मतलब चर्चा करते हैं कि हमें पार्टी को जो हमारे आदर्श हैं उन पर तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ चर्चा कई तरह के हो रही है, और क्योंकि आप भी जो है लगातार मीडिया में भी देख रहे होंगे, आप जिम्मेदारी भी ली हुई है, हो रहा है कि महिला का चेहरा हो सकता है, हो रहा है कि आदिवासी समाज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक डिसाइसिव फैक्टर होता है, उससे जुड़ा हुआ चेहरा हो सकता है। कुछ कंसिडरेशन रहते हैं क्या? ये जनता का भी आकलन होता है, लोगों का अपने अपने तरीके से आकलन होता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और इसी ऐसे ही आकलन कहीं नेतृत्व भी करता है। लेकिन इसमें प्राथमिकता यही रहती है विधायक किसको नेता चुनना चाहते हैं। बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षक तो तय हो गए, लेकिन राकेश शुक्ला जी, सीएम का नाम कब तक तय होगा, कुछ और जानकारी है क्या आपके पास? पर्यवेक्षकों की घोषणा से साफ हो गया कि राजस्थान का मसला सुलझ गया है। वसुंधरा जी की नई भूमिका भी तय हो गई है, उसके बाद ही पर्यवेक्षक घोषित किए गए। तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक अब जाएंगे। ये मुख्यमंत्री पहले से ही तय है, एक औपचारिकता रह गई है विधायक दल की बैठक का, और विधायक दल की बैठक के बाद वहाँ से सूचना दी जाएगी, जैसा एक प्रक्रिया होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा, और मुझे लगता है कि मंगलवार से शुरू हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि अभी तक 2014 से अभी तक का जो स्थितियां हैं उसमें मंगलवार और शनिवार बहुत शुभ रहता है इनके लिए। अच्छा। इसीलिए शनिवार को विधायक दल की बैठक और मंगलवार से नाम कल तय हो जाएगा क्या कुछ श्रीवास्तव जी? देखिए, नाम तय हो जाएगा, और शनिवार का जहाँ तक मामला है, शनिवार के बारे में बताया जाता है
कि वो स्थायित्व का होता है, इसलिए वो शनिवार का माना जाता है, बजरंगबली का दिन है। लेकिन जो नाम आप पर्यवेक्षक तय हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोचिए कि अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ क्यों भेजा जा रहा है। अर्जुन मुंडा मध्य प्रदेश में भी जा सकते थे, राजस्थान जा सकते थे, उसी तरीके से राजस्थान में राजनाथ सिंह को भेजा क्यों जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनाथ सिंह का भेजा जाना वसुंधरा राजे का हटने का एक मोटा मोटी माना जा रहा है कि ऐसी संभावना है। कुर्बान अली जी, राजस्थान के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे गए सबसे हैवी वेट वही नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह का जाना क्या बताता है ये? नहीं, मुझे ये लगता है सब कुछ तय है, लेकिन एक इसको डेमोक्रेटिक शेप देने की कोशिश की जा रही है और उसमें यह है कि साहब विधायकों के साथ कंसल्टेशन भी, क्योंकि अब कई दिन से खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी ने भी कांग्रेस का मॉडल अपना लिया है कि हर चीज़ हाईकमान तय करेगा। तो मेरे ख्याल में उस मिथ को तोड़ने के लिए ये एक्सरसाइज है। जो मुख्यमंत्री होगा जाहिर है वही होगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे, और इसके अलावा कोई किसी का कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं। मतलब पर्ची रामकृपाल जी रख ली गई है, ये बस एक एक्सरसाइज है जैसा कुर्बान अली जी कह रहे हैं। कुर्बान भाई कह रहे हैं, देखिए किसी को सलाह देना भी लोकतांत्रिक है और किसकी सलाह लेना भी लोकतांत्रिक है। कि आप किसको चाहते हैं ये भी लोकतांत्रिक है, और ये बताना कि इसी को चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं संगठन में हमेशा एक बात होती है कि यू कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, लेकिन 12th आवर पे जो हाई कमान का फैसला होता है यू हैव टू ओबे। ये मतलब संगठन की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में चाहे कांग्रेस में भी हो, बहुत सोच समझ करके फैसले लिए गए होंगे। हाँ। एक बार जा करके वो जो कहते हैं ना कि लोगों की भावनाएं क्या हैं नहीं हैं, लेकिन फैसला तो मुझे लगता है कि ले लिया गया। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है सर, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पर्यवेक्षक के नाम तय कर लिए गए हैं, अचानक से हलचल बहुत तेज हुई है। अभी एक जानकारी हमें यह मिल रही है कि जेपी नड्डा से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का क्या मतलब है, यह भी एक बड़ा सवाल। जेपी नड्डा जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। मुलाकातों का दौर कल से ही जारी है और जैसे ही कुछ और अपडेट होगा, कुछ जानकारी इस बाबत हमें मिलेगी, फौरन आप तक हम पहुंचाएंगे। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी थे टी मुरलीधर राव, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि 2 दिनों में मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा। सुनिए आप क्या कुछ कहना है उनका। सर, बात मुख्यमंत्री की हो रही है, नियुक्ति पर्यवेक्षक की हो रही है। कब तक हमें उम्मीद है कि एक मुख्यमंत्री का नाम या चेहरा सामने आ जाएगा? ये कोई लंबा नहीं, 2-1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है, एक बार चालू हो गया है तो ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वहाँ विधायकों के साथ व्यक्तिगत मिलेंगे और उनका मीटिंग करेंगे। फिर केंद्र के नेतृत्व को वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और केंद्र का नेतृत्व अपने मोदी जी के मार्गदर्शन में वो तय करेंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान रेस में हैं, नहीं हैं, नए चेहरे की बात हो रही है? देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि मैं प्रभारी हूँ, शिवराज जी हो या कोई भी हो, जो वहाँ के हमारे नेतागण हैं, किसी को रेस में है ऐसा भी नहीं है, कोई रेस से बाहर है ऐसा भी नहीं है। वहाँ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद करने के बाद हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मोदी जी के गाइडेंस में, नड्डा जी के नेतृत्व में उचित और योग्य निर्णय करेगी और उसमें सारे लोग इंक्लूडेड हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं मुरलीधर राव, जिन्हें आप सुन रहे थे। उनका कहना कि 2-1 दिन में यह तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा उसका नाम अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंतजार करिए, इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट होता है आप तक वो पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे। बात राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस की करेंगे। वसुंधरा राजे परसों से दिल्ली में डटी हुई हैं। कल उनकी पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और फिर रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली। उनके साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। तो इस बैठक से क्या कुछ हासिल हुआ, इस बैठक का क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सबके बीच कल एक और अहम डेवलपमेंट देखने को मिला। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। जोशी कल रात दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में सीएम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत होनी है। हालांकि सीपी जोशी का यह कहना है कि सीएम तो संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। तो हर तरफ से बात तो यही सामने आ रही है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा।
वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। मेरे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल यहां पर मौजूद है और राकेश शुक्ला जी, आप ही से इस सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मुलाकात हुई, इसकी क्या कहानी सामने आ रही है? उससे पहले दर्शकों के सामने कुछ जानकारियां देखिए। जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से क्या कुर्सी की राह में कुछ आसानी हो रही है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका इस पर क्या आकलन है? मेरा मानना ये है अखिलेश कि यदि वसुंधरा जी सहमत नहीं होती तो जयपुर से दिल्ली नहीं आती। दूसरा, उनके सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था वो ये है कि आगे वो अब क्या भूमिका निभाएंगी, क्योंकि यदि वो इस तरह का प्रश्न नहीं बनाती तो बतौर विधायक राजस्थान में रहना उनके लिए कठिन था। उन्होंने वहाँ दबाव की राजनीति अपनाई, उस पर उनको बुलाया गया, दिल्ली आई, दिल्ली आके वो नड्डा से मिली, नड्डा के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी, नड्डा जी उस मांग को अमित शाह के सामने रखे और फिर अमित शाह के साथ मीटिंग में एक सुलह का रास्ता तय हुआ। मेरा मानना ये है कि ये तय हुआ होगा कि वसुंधरा जी का मुख्यमंत्री के अलावा अगली भूमिका क्या होगी। उसके बाद देखिए वो मुस्कुराते हुए गई और राजस्थान में मुख्यमंत्री का पेट सुलझ गया और पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई। कुरबान अली जी, आपका क्या आकलन है? मतलब आगे की भूमिका के लिए वो तैयार हो गई होंगी, सहमत हो गई होंगी, या कुर्सी को लेकर अभी भी चाह होगी उनके मन में? देखिए, पिछले 4-5 साल से जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देख पा रहा हूँ और समझ पाया हूँ, उसमें यह है कि वसुंधरा राजे को मार्जिनलाइज कर दिया गया है। अब ये उन्हें तय करना है कि वो किस भूमिका में, किस रूप में रहना पसंद करेंगी। मुख्यमंत्री होने का तो मुझे लगता है उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, अब वो अपनी राजनीति के उस मकाम पे पहुंच गई हैं, 70+ हैं, कि अब उन्हें अपने बेटे की चिंता है और बेटे को क्या भूमिका मिलती है बीजेपी में, शायद इसके लिए वो नेगोशिएट कर रही हैं पार्टी आलाकमान के साथ। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब उनका खेल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। रामकृपाल जी, क्या इतना ये आसान होगा कि उनका खेल खत्म हो चुका होगा? चूंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की खबरें वहां से आई, बाड़ेबंदी की खबर तक आ गई थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी में जो पार्टी वर्तमान की भी है और जिसको जनता आज की तारीख में भविष्य की पार्टी मान रही है, तो उस पार्टी में एक सम्मानित जगह सिर्फ मुख्यमंत्री की ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसको नहीं मिला वो गया काम से, ऐसा नहीं है। जैसा कि राकेश जी ने कहा, देखिए वसुंधरा जी एक सम्मानित नेता हैं। केंद्र से जब उनको जयपुर भेजा जा रहा था तब वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन गई वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि वरिष्ठ नेताओं की तरह उनकी एक इज्जत भी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री नहीं होती हैं तो सम्मानजनक ढंग से उनको कहीं ना कहीं कुछ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, अब 70 साल के 80 साल के जो लोग ये सोचें कि जब तक हम हैं तब तक हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे तो कोई पार्टी चलती नहीं है। लेकिन राजनीति में रिटायर कोई कहाँ होता है? नहीं, वो अलग ये भी कुछ श्रीवास्तव जी हकीकत है। क्या वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मान जाएंगी? नहीं, रिटायर्ड तो नहीं होंगी वो, लेकिन वो हट कर दी गई है, ये बात सही है। रिटायर्ड हट नहीं है, लेकिन वो हट कर दी गई हैं। अब वो बात है कि अब वो जब स्वस्थ होंगी, बैटिंग करने आएंगी, तो उनको बैटिंग का कौन सा ऑर्डर दिया जाएगा? क्या उनको केंद्रीय कैबिनेट में वो ऑर्डर मिलेगा या पार्टी मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि पार्टी में उनकी कोई रुचि है, और क्योंकि पिछले 5 सालों में जब से वो सत्ता से बाहर हुई हैं और तब तक उन्होंने कभी भी उपाध्यक्ष के पद पे काम करना नहीं चाहा, ना किया है बहुत सारा। अब वो केंद्रीय कैबिनेट में ज़रूर उनको एक भूमिका मिलेगी। जो कब मिलेगी ये नहीं मैं कह सकता हूँ, अभी मिलेगी या बाद में मिलेगी, लेकिन ये तय हो गया लगभग, जो जैसा कि हमारे साथी सब लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं, कि उनको एक सम्मान के साथ एक जगह कैबिनेट में रखा जाएगा। 24 में अगर स्थितियां बनती हैं तो ज़रूर उनको मान सम्मान दिया जाएगा। राकेश जी, सवाल ये भी है कि जो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई वसुंधरा राजे की, क्या उसके बाद से अब सस्पेंस के बादल छट गए हैं? उसके बाद से ही आप देखिए ना कि पर्यवेक्षक की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई थी। पर्यवेक्षक की घोषणा तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा था कि यदि दोनों राज्यों के पर्यवेक्षक घोषित कर दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और राजस्थान का मामला नहीं सुलझेगा तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए इंतजार किया गया। वसुंधरा जी दिल्ली आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जो चुनाव का पूरा प्रबंधन देख रहे थे, उनके साथ भेंट हुई, और उस भेंट के बाद यदि मामला नहीं सुलझा होता तो तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों की घोषणा नहीं की जाती। अखिलेश जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे में अगर रामकृपाल जी आप बताना चाहें कि क्या आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है
उसके समीकरणों को भी साधा जा रहा है इन मुख्यमंत्रियों के जरिए, जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में होंगे। देखिए सीधी सीधी बात है, जो पार्टी सत्ता में है और चुनाव अब क्या है, विधानसभा के चुनाव के बाद ही तुरंत होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी रणनीति इस समय होगी वो 2024 को लेकर के ही हो रही होगी जी। देखिए सीधी एक बात है कि कोई भी पार्टी का मुखिया या जो भी है वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी में अनावश्यक रूप से कोई मनमुटौल हो या कोई ऐसा हो, कोई किसी को नाराज किया जाए, क्योंकि देखिए कोई न कोई है, उसका अपना एक ताकत तो होती ही है जी। तो जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कोई पब्लिक में कोई ऐसा मैसेज न जाए कि नहीं आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो बातचीत करके हल निकालने के बाद फिर आगे बात बढ़ी है कि जाइए, और अब उसकी औपचारिकताएं हो रही हैं पूरी। ठीक है, तो क्या तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है? कहा यही जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में मुख्यमंत्री का नाम साफ हो जाएगा। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट संसद में पेश की गई, उसमें महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। साथ में महुआ पर आरोपों की जांच की भी सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी के सदस्य दानिश अली के बर्ताव पर सवाल खड़े किए गए हैं। जब एथिक्स कमेटी की बैठक हुई थी तो महुआ मोइत्रा और दानिश अली ने पूरी एथिक्स कमेटी पर गलत बर्ताव का आरोप लगाया था। और यह देखिए जो लिखा गया है, जो सिफारिश की गई, एमपी को एक्सपेल करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी लोकसभा की। आज 2 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और यह जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें आप देख रहे हैं साफ साफ तौर पर यह लिखा गया है एमपी में बी एक्सपेल्ड, यानी कि उनकी जो संसद की सदस्यता है वो जा सकती है, उनकी सांसदी जा सकती है। कैश फॉर क्वेरी का यह मामला, यानी पैसे लेकर जो सवाल उन्होंने पूछे थे, जो गंभीर आरोप लगे थे, इस मामले में वो दोषी साबित हो रही हैं। इस रिपोर्ट पर 2 बजे लोकसभा में चर्चा भी होगी, यानी अब से बस कुछ ही देर के बाद। आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी, दिन में 12 बजे दोबारा स्थगित करनी पड़ी और अब 2 बजे एक बार फिर से सदन की बैठक होगी। सरकार से जांच कराने की सिफारिश भी की गई है। अक्कू जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो लगभग तय हो गया था, जिस हालात में महुआ मोइत्रा का ये मामला हुआ उसमें इनकी सत्ता जाने वाली, जो मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अब यही नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद में पूरी प्रक्रिया होगी। तो उसमें ये भी होगा कि कई और सांसद, कई और वो नाम बताएंगी, कुछ और बातें कहेंगी। वो खुद भी कह चुकी हैं कि कोई भी सांसद जो है अपने मेल को खुद नहीं ऑपरेट करता है। उस पर बाद में संसद की समिति ने ये बाद में एक वो भी जारी किया था कि आप लोग सब लोग जो हैं अपना अपना खुद ही उसको लॉगिन करें। लेकिन अब इसके बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुझे लगता है इसकी आंच कई और सांसदों तक भी जा सकती है। लेकिन राकेश जी, वो तो कह रही हैं कि दरअसल अब महाभारत का आगाज होने वाला है, ये वस्त्र हरण है। देखिए निश्चित तौर पे दोनों के लिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो। लेकिन दोनों के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे देखिए दोनों किस मुद्दे को लेके जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दिखाया जाएगा कि देखिए क्षेत्रीय दल जो ताकत के साथ उभर रही है उसको किस तरह से कुचल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नारद सारद तमाम ऐसे जो आपके परीक्षा वाला मामला, वो पार्थ चटर्जी वाला, ये सारे भ्रष्टाचार की इशू को ले जाके सामने रखेगी और बताएगी कि तृणमूल की जो कार्य पद्धति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही करप्शन युक्त है। और ये आप मामला चाहिए दोनों लोग सड़क पे अपने अपने मुद्दों को धार देके मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, सीधे लिए चलते हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, सदस्यता जाने वाली है महुआ मोइत्रा की? जी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो हमारे पास सोर्सेस से जानकारी आ रही है उसके अनुसार बहुत ही अनएथिकल चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कहा गया कि अलग अलग दुबई से न जाने कितनी बार दुबई से लॉगिन किया गया, बेंगलुरु से लॉगिन किया गया, मुंबई से लॉगिन किया गया, कोलकाता से, यही नहीं यूएसए के न्यू जर्सी से, नंबर ऑफ टाइम न्यू जर्सी से लॉगिन किया गया। ये सारी चीज़ें जो बताती हैं, ये बताती हैं कि उनकी जो लॉगिन आईडी थी वो अलग अलग जगहों से लॉगिन हुई। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला बनता है और कोई बड़ी बात नहीं कि इस मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कोई एफआईआर भी आने वाले समय पर देखने को मिले। तो फिलहाल जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहना तय है कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल उनके खिलाफ जा रही है। नीरज ये बताइए, क्या लोकसभा
लोकसभा में इस पर चर्चा भी होगी? जो खबर आ रही है कि दोपहर 2 बजे इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि इस पर चर्चा भी हो सदन में। निश्चित रूप में 2 बजे, अब चूंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रख दी है, पेश कर दी है, अब ये केवल विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के ज्यादातर सांसद इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेते हैं, वो चर्चा कराते हैं या सीधे उस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर जो मोशन लाया जाए, यानी ठीक है। रामकृपाल जी, आप 20 सेकंड में अगर कुछ बोल सके, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। ये कह रहा हूं कि देखिए, ये मामला जो है इसमें क्रिमिनल इसका कोई एस्पेक्ट है कि नहीं है, ये अलग की बात है। बट राजनीति में सभी पार्टियां जानती हैं कि सच्चाई से ज़्यादा परसेप्शन जो होता है वो फैसला करता है। याद कीजिएगा आप, तो जनता जो है, जनता में परसेप्शन क्या जाएगा, जैसा राकेश जी कह रहे थे कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगी और उधर से होगा कि ये बिल्कुल वो करप्शन का, राजनीति परसेप्शन का खेल है। महुआ मोइत्रा का क्या होगा, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।